नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से निकलकर आधुनिक समुद्री पुरातत्व की गहराइयों तक का एक ऐसा सफर जो सदियों पुरानी कथाओं को सीधा विज्ञान की कसौटी पर परखता है और हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमें अपनी तरफ खींचता रहा है। क्या सच में अरब सागर की उफनती लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी पौराणिक स्वर्ण नगरी दबी हुई है? एक ऐसा भव्य शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने चरम पर था और फिर अचानक समुद्र में समा गया। क्या ये सिर्फ एक शानदार कहानी है या फिर समंदर की तलहटी में छुपा एक ऐसा सच जो बस हमारे सामने आने का इंतजार कर रहा है? भाग 1, स्वर्ण नगरी का निर्माण। इस कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत और हरिवंश पुराण के मुताबिक जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने एक बिल्कुल नई और सुरक्षित नगरी बसाने का फैसला किया। ग्रंथों में लिखा है कि इस भव्य नगर के निर्माण के लिए खुद समुद्र देव यानी वरुण देव से जमीन मांगी गई थी और वरुण देव ने 12 योजन जमीन दी। अगर इसे आज के पैमाने पर देखें तो ये करीब 153.6 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत ही विशाल इलाका बनता है। जरा सोचिए, एक ऐसी नगरी जो अपने समय से कहीं आगे थी। भागवत पुराण में इस शहर का जो वर्णन है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि एक बेहद उन्नत और सुनियोजित महानगर था। ग्रंथों की माने तो यहाँ सोने और चांदी के 9 लाख से ज्यादा महल थे। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही व्यापार के लिए बहुत ही एडवांस्ड बंदरगाह और साफ पानी के लिए एक बेहतरीन और जटिल सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी। ये एक ऐसा शहरी ढांचा था जो आज के हमारे बड़े-बड़े मॉडर्न शहरों को भी सीधी टक्कर दे सकता है। भाग 2, श्राप और नगरी का जलमग्न होना। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ इस स्वर्ण नगरी का वैभव और संपन्नता चरम पर थी, वहीं विनाश का एक काला अध्याय भी लिखा जा रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पतन की शुरुआत एक के बाद एक कई घटनाओं से हुई। सबसे पहले महाभारत युद्ध के भयानक विनाश से दुखी होकर गांधारी ने यदुवंश को श्राप दे दिया। फिर साम के एक अपमान के कारण क्रोधित ऋषियों ने लोहे का मूसल पैदा होने का श्राप दे डाला और फिर अंत में प्रभास क्षेत्र में आपसी युद्ध छिड़ गया। ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे ही इस युग का अंत हुआ, उफनते समंदर की लहरों ने इस पूरी भव्य नगरी को अपने अंदर निगल लिया। एक झटके में दुनिया का सबसे शानदार शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 3, 1983 की अंडर वाटर खोज। अब सदियों तक इतने बड़े महानगर को दुनिया सिर्फ एक मिथक मानती रही, बस एक कहानी। लेकिन 20वीं सदी में इस नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मछुआरों और वहां से उड़ने वाले कुछ पायलटों ने समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी आकृतियां देखी। यहीं से विज्ञान की एंट्री हुई। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पहली बार जमीन पर खुदाई शुरू की। फिर 1970 के दशक में एक बड़ा सुराग मिला, एक 6वीं शताब्दी का प्राचीन ताम्रपत्र। इसके बाद तो खोज की दिशा ही बदल गई। 1979 में पहली बार अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की नींव रखी गई, जो आगे चलकर 1983 में डॉक्टर SR राव के ऐतिहासिक समुद्री अभियान में बदल गई। इस पूरी खोज के पीछे डॉक्टर SR राव का एक बहुत ही साफ और मजबूत विजन था। जब ज्यादातर विशेषज्ञ इसे सिर्फ धर्म से जोड़कर देख रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही। उन्होंने कहा, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। जब रोम, एथेंस और बाबिल की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? सच कहूं तो उनके इन्हीं शब्दों और इसी अटल सोच ने लोगों के अविश्वास को किनारे किया और समुद्र की गहराइयों में सच खोजने की एक मजबूत नींव रख दी। और इसका नतीजा क्या निकला? ये खोज सच में आंखें खोलने वाली साबित हुई। जो बातें अब तक सिर्फ ग्रंथों में थीं, वो भौतिक सबूतों से सीधे मेल खाने लगी। देखिए, ग्रंथों में एक ऐसे व्यस्त बंदरगाह शहर का जिक्र था जिसके चारों तरफ विशाल सुरक्षा दीवारें थीं, और 1980 के दशक में गोताखोरों को ठीक उसी जगह समुद्र से 30 मीटर नीचे इंसानों द्वारा बनाई गई 560 मीटर लंबी पत्थर की भारी भरकम दीवारें मिली। इतना ही नहीं, वहां 3 छेद वाले एडवांस पत्थर के लंगर भी बरामद हुए। मतलब जो व्यापार और समुद्री कौशल की बातें हम कहानियों में सुनते थे, वो अब हमारी आंखों के सामने एक हकीकत बन रही थीं। भाग 4, हाईटेक मरीन आर्कियोलॉजी।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तकनीक और एडवांस होती गई। 2000 के दशक की शुरुआत में इस अभियान ने एक नई तकनीकी छलांग लगाई। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम जैसे अनुभवी विशेषज्ञों ने हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। एएसआई और एनआईओटी की टीमों ने उन्नत सोनार तकनीक और सब बॉटम प्रोफाइलर का उपयोग करके समुद्र के नीचे पूरे 4000 वर्ग मीटर के हिस्से का एक बहुत ही डिटेल्ड डिजिटल नक्शा बना लिया। वहां नींव बनाने वाले बड़े बड़े चूना पत्थर के ब्लॉक मिले, प्राचीन चिन्हों वाली टेराकोटा मोहरें मिली और एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था के अवशेष भी साफ दिखाई दिए। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, बल्कि समुद्र तल पर फैला एक विशाल और जटिल शहरी ढांचा था। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में सबसे बड़ी खलबली तो तब मची जब इन खोजी गई वस्तुओं की कार्बन डेटिंग के नतीजे सामने आए। समुद्र से निकले कुछ अवशेष और कलाकृतियां 9000 साल पुरानी पाई गईं। जी हाँ, 9000 साल। ये एक ऐसा नंबर था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस एक खोज ने इतिहास की तय समय सीमा को पलट दिया और भारतीय सभ्यता के इतिहास को हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पीछे धकेल दिया। विज्ञान और इतिहास के लिए ये वाकई में एक चकित कर देने वाला क्षण था। भाग 5, कार्बन डेटिंग और समुद्र का जल स्तर। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद ये तो साफ हो गया कि वहां एक विशाल और उन्नत शहर मौजूद था। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी हम सबके सामने था। आखिर इतना बड़ा शहर समुद्र में डूबा कैसे? ग्रंथों वाली श्राप की बात तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो कौन सी प्राकृतिक घटना थी जिसने रातों रात इस पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने सी लेवल राइज थ्योरी यानी समुद्र स्तर वृद्धि सिद्धांत का सहारा लिया। ये एक ऐसा ओशनोग्राफिक मॉडल है जो हजारों साल पहले समुद्र के व्यवहार और उसके जल स्तर को ट्रैक करता है। प्रोफेसर रेन्स ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा की गहराई से जांच की और इस डेटा में कुछ ऐसा दिखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हजारों साल पहले समुद्र के जलस्तर में कुछ बेहद ही अचानक और नाटकीय बदलाव दर्ज किए गए थे। आइए इस साइंटिफिक डेटा को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज से लगभग 11,000 साल पहले अरब सागर का लेवल आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। मतलब जो हिस्सा आज पानी के नीचे है वो तब सूखी जमीन हुआ करता था। लेकिन फिर करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के जलस्तर में एकदम से सुनामी जैसी बहुत बड़ी और तेज बढ़ोतरी हुई। इसी अचानक आई भयंकर समुद्री हलचल ने भारत की पश्चिमी तटरेखा को पूरी तरह से निगल लिया और उसी के साथ वहां बसा वो भव्य शहर भी डूब गया। दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान की ये टाइमलाइन हमारी पौराणिक कथाओं में द्वारका के डूबने के समय से बिल्कुल मेल खाती है। विज्ञान और इतिहास के इस संगम की अहमियत आज भी कितनी ज्यादा है, यह हम हाल ही के एक घटना से देख सकते हैं। साल 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्राचीन जलमग्न स्थल तक स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने गहरे पानी में जाकर उन प्राचीन अवशेषों को एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के रूप में मोरपंख अर्पित किए। ये पल इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि भले ही वो नगरी आज लहरों के नीचे खामोश है, लेकिन वो स्थल हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास का एक अटूट और जीवंत हिस्सा बना हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। आस्था की कहानियां और समुद्री पुरातत्व का विज्ञान दोनों मिलकर एक ही सत्य को उजागर कर सकते हैं। द्वारका सिर्फ एक खोई हुई नगरी नहीं है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जिन्हें हम सदियों से सिर्फ मिथक मानते रहे हैं, उनके पीछे एक सटीक और ठोस वैज्ञानिक सच हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर हो रही है और विज्ञान समुद्र की अनदेखी गहराइयों का नक्शा बना रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि न जाने ऐसे कितने और मिथक होंगे जो असल में हमारा भुलाया हुआ इतिहास है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी एक बड़े और रोमांचक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है।